तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। और मैं आपको वाच्य समझाने वाली हूँ। तो वाच्य को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, मोहन पत्र लिखता है। दूसरा वाक्य, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता। तो ये 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने वाक्य बताए हैं, पहला वाक्य है मोहन पत्र लिखता है, और दूसरा है मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, और तीसरा वाक्य मैंने बताया है मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो 2-3 वाक्य बताए गए हैं, उसमें पहला जो वाक्य है वह क्रिया का रूप स्पष्ट कर रहा है, मतलब वह बता रहा है कि मोहन पत्र लिख रहा है। फिर दूसरा जो वाक्य था, जो मैंने बोला मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो वह मोहन जो कि कर्ता है, उसके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा पता चल रहा है कि मोहन जो कि कर्ता है, उसके द्वारा जो है कुछ काम हो रहा है। फिर तीसरा वाक्य था मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता। तो ये जो पहला वाक्य है उसमें क्रिया का जो रूप स्पष्ट हो रहा है। पहले वाक्य से क्रिया का रूप स्पष्ट हो रहा है, और यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। तो अगर किसी काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता है, और वहाँ पे तब कर्ता की प्रधानता होती है। और दूसरे वाक्य में जो था उसमें क्रिया का रूप बता रहा है कि वहाँ पर कुछ काम हो रहा है, मतलब मोहन के द्वारा हो रहा है। डायरेक्ट करने वाला मोहन ही है, लेकिन बताने का जो सेंस है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो उससे ये पता चल रहा है कि किसी के द्वारा कुछ काम हो रहा है, और वह कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। अतः यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। तो पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, मोहन पत्र लिखता है इस वाक्य में। और दूसरा जो मैंने बताया मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। यहाँ पर मतलब मेन जो है उसमें प्रकाश डाला जा रहा है कर्म के ऊपर, कि कर्ता के द्वारा कुछ कर्म हो रहा है। और जो तीसरा वाक्य है, तो ना तो इसमें कर्ता की प्रधानता है और ना कर्म की, यहाँ भाव की प्रधानता है, मतलब मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता। तो यह वाक्य केवल यह बताता है कि कर्ता जो कि मोहन है, क्रिया करने में असमर्थ है। इस प्रकार ये तीनों वाक्य हैं, कर्ता, कर्म और भाव। और इन्हीं को समझने के लिए इन्हीं को जो है हम वाच्य कहते हैं। यही जो क्रिया के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव आते हैं, इन्हीं को वाच्य कहा जाता है। तो वाच्य क्रिया का वह रूप है जो यह बताता है कि क्रिया का जो मूल अर्थ है वह उसका संचालक करता है। क्रिया का जो मूल संचालक होता है, मतलब क्रिया, किसी भी क्रिया को या किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता होता है। और कर्म इस बात की ओर संकेत करता है कि कर्ता क्रिया को करने में समर्थ है अथवा नहीं। तो अगर साधारण भाषा में हम समझेंगे कि जब कर्ता जो कुछ भी करता है, उसके कर्तृत्व को प्रधानता दी जाती है। मतलब कर्ता जो कुछ भी करता है, उसके कर्तृत्व को, कर्तृत्व माने कर्ता के किए जाने वाले कर्म को प्रधानता दी जाती है, तब कर्तृवाच्य होता है। और जब कर्मवाच्य में कर्ता के कर्तृत्व को दबाकर कर्म को उभारने का प्रयास किया जाता है। मतलब अगर हम कहेंगे मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर मोहन जो कि कर्ता है उसको दबाकर कर्म को प्रधानता, उसके पत्र लिखने को प्रधानता दिया जा रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य बन जाएगा। और ऐसी ही स्थिति में जो होता है, कभी कभी कर्ता का लोप भी कर दिया जाता है। तो इसके अनुसार जो है वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में
कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे माली माली पौधे लगाता है, बच्चा दौड़ता है, तो माली जो है मेन करता है, पौधा लगाने का कार्य माली कर रहा है, इसलिए वो करता है। और जिस वाक्य में क्रिया को करने वाला मुख्य कर्ता दर्शाया जाए तो वह कर्तृवाच्य होता है। उसका क्रिया का करने वाला मेन कर्ता होता है। या कोई ऐसा वाक्य हो गया जैसे राधा कपड़े सी रही है, रमेश खाना खा रहा है, मैं पुस्तक लिखता हूँ। तो इन सारे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही कर्म को किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा आता है वाच्य का दूसरा भाग, अकर्तृवाच्य। तो ये अकर्तृवाच्य क्या है? इसमें कर्ता मुख्य होता है, गौड़ हो जाता है, मतलब कर्ता इसमें मुख्य हो जाता है। इसमें सकर्मक अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य के दो भाग होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य में से ही कर्मवाच्य और भाववाच्य निकलते हैं। तो जो सकर्मक हो जाता है क्रिया, तो वह कर्मवाच्य में आ जाता है, और जो अकर्मक होता है वह भाववाच्य बन जाता है। तो इसको भी अलग अलग हम समझ लेंगे कर्मवाच्य को, कि कर्मवाच्य में इसमें जो है क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, और कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है, और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता जाता है। और कर्म में जो भी लिंग वचन पुरुष होते हैं, उनका क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है। इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। जैसे नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, मोहन से भोजन किया जाता है, मोहन द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है। तो इन वाक्यों में कर्ता को महत्व ना देकर कर्म को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो ये इसलिए यह कर्मवाच्य के उदाहरण है। या फिर कुछ और उदाहरण हो गए, जैसे बच्चे के द्वारा केला खाया जाता है, धोबी द्वारा कपड़े धुलते हैं, दवाई दे दी गई है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। तो यहाँ पर ये सारे उदाहरण जो है कर्म के हैं, कर्मवाच्य के। तो कर्मवाच्य के अलग अलग प्रयोग स्थल हैं, उन्हीं के आधार पर वाक्यों की रचना होती है, उन्हीं के आधार पर हम वाक्य को बोलते हैं। जैसे पहला हो गया जहाँ पर कर्ता अज्ञात हो। तो किसी भी प्रकार की सूचना अगर आप सुनते हैं तो सूचना में कर्ता अज्ञात होता है, क्योंकि सूचना बोलने वाला हो सकता है कोई और हो, लेकिन सूचना जब भी आपको मिले हो सकता है उसको पढ़ने वाला या बताने वाला कोई और हो। तो उसके बाद अगला होता है जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो। जैसे वाक्य है आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर कर्ता को प्रकट नहीं किया गया, मतलब जो भी इस कार्य को कर रहा है उसको नहीं बताया गया। फिर या तो कर्ता स्वयं को बचाने का प्रयास करे, गिलास टूट गया, और जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, अपराधी को पकड़ लिया गया आवश्यकता सूचित करने के लिए, अब और फल नहीं खाए जाते। इसके बाद आता है भाववाच्य। तो इसमें क्रिया जो होती है वह अकर्मक होती है, और भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग या एक वचन में रहती है, और कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, अब बैठा जाए, पूनम से रात भर कैसे जगा जाएगा, सीता से देखा नहीं जाता। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वह ना तो कर्म को दर्शाते हैं ना ही कर्ता को। इनका मुख्य है जो प्रकट होता है वह भाव, कर्म जो है भाव के रूप में प्रकट होता है। जैसे चला नहीं जाता, चला शब्द या बैठा, ये सारे जो वर्ड हैं ये क्रिया के भाव को दर्शाते हैं।
तो इस तरह से अगर आप देखें तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य हुआ, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हुई वह कर्मवाच्य, और जिस वाक्य में कर्म जो होता है वह अकर्मक हो, क्रिया कर्मक हो, और क्रिया भाव बन जाए, क्रिया को भाव की तरह बनाकर प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। उसके बाद भाववाच्य में एक मुख्य बात है ध्यान देने योग्य, कि भाववाच्य अधिकतर असमर्थता और विवशता प्रकट करने वाले होते हैं। इसमें प्रायः नहीं शब्द का प्रयोग होता है, और जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है, जैसे अब चला जाए। उसके बाद है वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य परिवर्तन आप कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो किस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य आप बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनता है, लेकिन कर्मवाच्य से आप भाववाच्य नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में रहती है। तो कर्मवाच्य से भाववाच्य में वाक्य का परिवर्तन नहीं होता। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनता है, और कर्तृवाच्य से ही भाववाच्य में भी आप वाक्य को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलना। तो इसको करने के लिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए, कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन वक्ता पर निर्भर करता है। मतलब जब भी हम वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने जा रहे हैं, तो कर्ता जो कि कार्य को करने वाला है, और कर्म का स्थान परिवर्तन वक्ता पर निर्भर करता है। यह चाहे हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मान लीजिए वाक्य है, पुस्तक सुधा द्वारा पढ़ी जाती है, सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कर्ता को बाद में रख दें और कर्म को पहले ला दें, क्योंकि सुधा ही है जो पुस्तक को पढ़ने वाली, और सुधा कर्ता है। तो एक वाक्य में आपको कर्म जो है उसका पुस्तक पढ़ने का पहले ला दिया गया है, फिर दूसरे में कर्ता को पहले लाया गया है। पुस्तक सुधा द्वारा पढ़ी जाती है या सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो कर्ता के बाद के द्वारा या से या द्वारा आदि परसर्ग का प्रयोग होता है। जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता के बाद सुधा, जैसे सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो सुधा के बाद आप कर्मवाच्य बनाने के लिए के द्वारा लगाएंगे या से लगाएंगे या द्वारा। प्रायः क्रियाओं में जा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे आज आचार्य ने सुंदर भाषण दिया, एक ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। आज आचार्य ने सुंदर भाषण दिया। तो इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो आचार्य जो कि कर्ता है, उन्होंने सुंदर भाषण दिया, तो इनके बाद हम द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। आज आचार्य द्वारा सुंदर भाषण दिया गया। या एक वाक्य है कर्तृवाच्य का, मैंने पत्र लिखा। तो मैंने पत्र लिखा, तो मैंने के बाद हम द्वारा शब्द नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि मैंने द्वारा पत्र लिखा तो वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैंने को हम मुझसे कर देंगे, तो मुझसे पत्र लिखा गया। राम ने रावण को मारा, कर्मवाच्य में कहेंगे राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो कर्तृवाच्य के कर्ता के बाद आप तुरंत के द्वारा या से या द्वारा परसर्ग जोड़ के बाकी आगे के वाक्य को आप लिखकर कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। उसके बाद कुछ अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी, प्रेमचंद द्वारा कहानियाँ लिखी गई। नेहा सुंदर कार्ड बनाती है, नेहा द्वारा सुंदर कार्ड बनाए जाते हैं। भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता, भारत के द्वारा क्रिकेट विश्व कप जीत लिया गया। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। तो जिस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमने कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा से या द्वारा परसर्ग लगाया है, तो सेम काम हमको इसका ऑपोजिट करना है।
कर्ता के बाद जो भी द्वारा या के द्वारा या से परसर्ग होगा उसको हमें हटा देना होगा कर्तृवाच्य बनाने के लिए। अब जैसे वाक्य है, सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान की योजनाएं बनाई गई हैं, तो सरकार द्वारा, तो ये द्वारा शब्द हम हटा देंगे। अब आ जाएगा इसमें ने परसर्ग, क्योंकि कर्ता का जो मेन परसर्ग है वो ने होता है। कर्ता ने कर्म को कारक चिन्हों में आपने पढ़ा होगा। तो हम लिख कहेंगे सरकार ने गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई गई। उसके बाद कुछ अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाने का। बूढ़े से सड़क पर जाया जा रहा है। बूढ़े से सड़क पर जाया जा रहा है, तो बूढ़े से यहाँ पर से पर सर्ग लगा है कर्ता के बाद, तो कर्तृवाच्य बनाने के लिए हम इसे हटा देंगे। हम लिखेंगे बूढ़ा सड़क पर जा रहा है। या ममता से खाना खाया जा रहा है। ममता से खाना पकाया जा रहा है। ममता खाना पका रही है। सुरेश से मिठाई लाई जाएगी। सुरेश मिठाई लाएगा। राम के द्वारा रावण को मारा गया। राम ने रावण को मारा। तो इस तरह से हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के वाक्य बनाएंगे। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे हम बदलेंगे, क्योंकि कर्मवाच्य से भाववाच्य में हम वाक्य को नहीं बदल सकते। तो कर्ता के बाद से के द्वारा या द्वारा परसर्ग जोड़ दिया जाता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए। जैसे अब भुवन से चला जाता है, ये एक वाक्य हुआ। उसके बाद वहाँ बैठा नहीं जाता, तो भाववाच्य हमेशा असमर्थता दर्शाता हुआ वाक्य होता है। असमर्थता मतलब किसी काम को करने में आप समर्थ नहीं है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता और मुझसे उठा नहीं जाता, तो ये सब जो है असमर्थता, मतलब आप इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है। तो भाववाच्य में ऐसे वाक्य बनते हैं। तो भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है और भाववाच्य का प्रयोग बहुत सीमित होता है। अब कैसे इसको समझेंगे, उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। वह अब बैठ नहीं सकता, तो इसको हम कहेंगे उससे अब बैठा नहीं जाता। हम चलते हैं, चला जाए। अब क्योंकि ये वाक्य ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर लिखा है हम चलते हैं तो असमर्थता दर्शाना है, तो हम उसको असमर्थता दर्शाते हुए वाक्य बना देंगे। हम कह देंगे कि हमसे चला नहीं जाता। तो इसको भी भाव के द्वारा ही हम बनाएंगे। हम चलते हैं, चला जाए। इतनी धूप में नहीं जा सकते, इतनी धूप में नहीं जाया जाता। नलिनी अब चल नहीं पाती, नलिनी से अब चला नहीं जाता। तो भाववाच्य में कर्ता के बाद से परसर्ग का मुख्य रूप से प्रयोग होता है और जो क्रिया होती जो इसमें लिंग होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और एक वचन में। ठीक है, ये मुख्य बात है भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए। जैसे कर्तृवाच्य का एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मैं नहीं खाता। अब आपको इसे भाववाच्य में बदलना है, तो आप कहेंगे मुझसे खाया नहीं जाता। वह खाता है। अब ये नहीं आप कहेंगे यहाँ पे उससे नहीं खाया जाता, वाक्य तो है खाने का, तो तुरंत नेगेटिव में नहीं बदल देना है आपको। वह खाता है, अब इसको भाववाच्य बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, उससे खाया जाता है। वह नहीं दौड़ता, उससे दौड़ा नहीं जाता। वे जाते हैं, उनसे जाया जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया है भाववाच्य में क्रिया पुल्लिंग और एक वचन होती है। तो यहाँ पर देखिए जब कर्तृवाच्य है तो है वे जाते हैं, पुल्लिंग है और बहुवचन है। लेकिन जब इसको भाववाच्य में बदला गया तो ये पुल्लिंग और एक वचन में हो गया। उनसे जाया जाता है में कहीं भी अनुस्वार नहीं लगेगा, भाववाच्य है क्योंकि एक वचन हमें दिखाना है। राधा नहीं पढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर लड़की है और स्त्रीलिंग है, तो अब इसको कैसे भाववाच्य बनाएंगे, राधा से पढ़ा नहीं जाता। ये पुल्लिंग भी हो गया और एक वचन भी हो गया क्रिया।
उमा नहीं गाती, यहाँ फिर से स्त्रीलिंग है, फिर से भाववाची कैसे बनाएंगे, एक वचन पुल्लिंग करना है हमें। उमा से गाया नहीं जाता। रामू नहीं बोलता, रामू से बोला नहीं जाता। राजू तेज नहीं दौड़ता, राजू से तेज नहीं दौड़ा जाता। तो अगला एक लीजिए, एक और उदाहरण ले लीजिए। बच्चे अब चल नहीं सकते, बच्चों से अब चला नहीं जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। कुत्ता आंगन में सो रहा है, कुत्ते द्वारा आंगन में सोया जा रहा है। तो ये सारे उदाहरण हो गए कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के। तो फिर से एक बार आपको बता दिया जा रहा है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बदलते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में भी वाक्य को बदला जाता है। भाववाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य नहीं बदलेगा और कर्मवाच्य से भाववाच्य में हम वाक्य नहीं बनाते। उसके बाद कुछ और भी मुख्य बातें हैं, जैसे कर्तृवाच्य वाक्यों में असमर्थता और सामर्थ्य सूचित करने के लिए सत्ता और शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे माली काम नहीं कर सकता, पावनी अपनी बात समझा सकती है। तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य में भी कभी कभी असमर्थता दर्शाते हुए इस तरह से वाक्यों को लिख सकते हैं। और कर्मवाच्य में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाकर जैसे पढ़ा जाता, खाया जाता आदि वाक्य बनते हैं, किंतु व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। जैसे अणिमा फूल नहीं तोड़ती, अणिमा से फूल नहीं तोड़ा जाता, अणिमा से फूल नहीं टूटता। तो ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए गए हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य के।